जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वक्त डिस्कशन में हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। मेजर हमारा फोकस इसमें इस बात पर होगा कि इसका यूजेज किस मौके पे किया जाता है, यानी कौन सी थॉट है जिसको हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा काम कि हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई नो कि स्ट्रक्चर आपको टेंसेस के आते हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन हम उसको दोहरा लेते हैं। चले यूँ समझ लीजिए। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में इसमें सिर्फ एक्टिव वॉइस ही होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता। इसलिए हम सिर्फ यही बात कह रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। और इसका जो दूसरा नाम मुमकिन है, जो मुख्तलिफ ग्रामर की बुक्स में यूज़ किया जाता है, वो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। सो फ्यूचर कंटिन्यूस एंड फ्यूचर प्रोग्रेसिव, दीज आर वन एंड द सेम। अच्छा, इनके स्ट्रक्चर पे हम आते हैं तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब सबसे पहले आएगा। देन हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे विल बी, और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। और एट टाइम्स हम सब्जेक्ट के बाद शैल बी ये इस्तेमाल करते हैं एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है, अब जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश है वो ये कहती है कि आप तमाम नाउन्स और तमाम प्रोनाउंस के साथ विल बी इस्तेमाल करें, यानी विल इस्तेमाल करें। और अगर आप एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो उस वक्त आप शैल यूज़ कर लें। सो ये डिफरेंस रह चुका है अब इनके इस्तेमाल में। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसी को अगर हमने नेगेटिव में लेके जाना है तो किस तरह से करेंगे। उसकी वजह ये है, यहाँ पर ये नेगेटिव को फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि विल बी जब लिखा हुआ है तो हमारे पास ये क्या हो गए, कंपाउंड ऑक्सिलरीज हो गए। और कंपाउंड ऑक्सिलरीज के केस में हमने ये बात पहले भी डिस्कस की हुई है कि नेगेटिव बनाने के लिए हम पहले ऑक्सिलरी के बाद नॉट लिखते हैं। सो नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे विल नॉट बी। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि विल बी का नेगेटिव है विल नॉट बी, एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल। और अगर आप शेल बी यूज कर रहे हैं तो शेल बी का नेगेटिव क्या होगा, शेल नॉट बी। तो इस तरह से हम इन सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सिर्फ ये है कि हमने नॉट को कहाँ पर लिखना है। अगर नॉट सही जगह पे ना लगा तो आपके सेंटेंस को नॉट लग जाएगी। ठीक है, और वो उसके स्पेलिंग है KNOT। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। और अब देखते हैं इंट्रोगेटिव के लिए। इंट्रोगेटिव में आप देखिए पहला ऑक्सिलरी सिर्फ बाहर जाएगा। ये विल बी, हमारे पास कंपाउंड ऑक्सिलरीज हैं, इनमें से सिर्फ पहला ऑक्सिलरी बाहर जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट देन बी। ठीक है, बी जो है वो सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा, एंड देन प्रेजेंट पार्टिसिपल। या यूं भी आप कह सकते हैं कि बी जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ ही रहेगा। और इन केस आपने सेंटेंस में शैल इस्तेमाल करना है, देन आप शैल लिखेंगे एंड सब्जेक्ट एंड देन बी और प्रेजेंट पार्टिसिपल। सो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। इसको स्ट्रक्चर कह लें या इसको इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कह लें। अब हम चलते हैं इसके यूजेज पे जनाब, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मसला है। देखिए, हमने ये टाइमलाइन बहुत मरतबा डिस्कस की है। एटलीस्ट अभी हम कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, मे बी नंबर के लिहाज से ये नंबर 9 पे है। ठीक है, तो 9वीं दफ़ा हम ये टाइमलाइन डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल, ये हमारे पास पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। और ये लाइन क्या शो कर रही है, ये लाइन शो कर रही है कि फ्यूचर में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और वो गोइंग ऑन है, वो इन प्रोग्रेस है, वो जारी है। बस इतनी सी बात हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, आई सपोज इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। तो इसमें दो तीन बातें हमें नोट करनी है कि फ्यूचर की सपोजिशन के लिए, यानी किसी सपोज की हुई सिचुएशन के लिए, हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं अगर वो एक्शन फ्यूचर में अकर होके उसके कंटिन्यू रहने का इम्कान हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एक तो ये बात पता चली हमें।
दूसरे ये बात पता चली, ये अंडरलाइन जो मैंने किया है पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये एक क्लॉज है, व्हेन वी स्टार्ट। तो आप ये देखिए, पहली क्लॉज इट विल बी रेनिंग, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में है, और दूसरी क्लॉज व्हेन वी स्टार्ट, तो वी के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया, यानी ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो यहां से हमें रूल ये पता चला कि जब हम फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ दूसरी क्लॉज सबॉर्डिनेट क्लॉज इस्तेमाल करते हैं, तो वो सबॉर्डिनेट क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है। यही रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है कि अगर हमें दोनों क्लॉजेस फ्यूचर में लिखनी पड़ रही हैं, ठीक है, पैरेलल एक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जिसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है दूसरी क्लॉज के अंदर, यानी सेकंड क्लॉज वो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है। जैसे इन दिस केस व्हेन वी स्टार्ट, तो व्हेन वी स्टार्ट ये एडवर्ब क्लॉज है, और एडवर्ब क्लॉज क्लॉज ऑफ टाइम है, यानी टाइम को रेफर कर रही है। तो इन सच केसेस हम एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम को प्रेजेंट में लिखते हैं, ठीक है। तो यही रूल यहां भी अप्लाई होगा कि अगर हमारे पास मेन क्लॉज ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में है और उसके साथ हमने एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम ऐड करनी है, तो इन दैट केस एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम इसका वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा। देखिए ना, स्टार्ट ये वर्ब क्या है, प्लूरल में है, नंबर वन, एंड नंबर टू ये प्रेजेंट टेंस में है। बट ये फिर फ्यूचर की क्लॉज के साथ कनेक्ट होने के बाद प्रेजेंट टेंस में रहते हुए रेफर करता है फ्यूचर टाइम को, यानी व्हेन वी स्टार्ट का एक्चुअल मीनिंग जो है वो ये है व्हेन वी विल स्टार्ट। लेकिन हम उसको लिखेंगे नहीं, लिखने में अगर हमने कह दिया कि इट विल बी रेनिंग व्हेन वी विल स्टार्ट, तो वो एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा, फालतू फारिग हो जाएगा, छुट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात की एहतियात कीजिए कि जब आप एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ, और थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के साथ, तो इन दैट केस एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम ये सिंपल प्रेजेंट में लिखी जाती है, और ये सिंपल प्रेजेंट, इसका टेंस श्योरली सिंपल प्रेजेंट हो गया, लेकिन ये टाइम रेफर करता है फ्यूचर का। एक और एग्जांपल देखिए, दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर। तो ये हम अब ये इमेजिनेशन नहीं है, ये एक फिक्स्ड प्लान लग रहा है कि मेरा कल के लिए फिक्स्ड प्लान क्या है। तो इस सिचुएशन को, इस सूरत हाल को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बात देखिए, कैन आई सी यू एट 5 o'clock। अच्छा, इसका रिप्लाई क्या है, प्लीज डू नॉट कम देन, आई विल बी वॉचिंग द टेनिस मैच ऑन टीवी। ओके, दैट्स गुड, फेयर इनफ। वैसे बड़ा रूड सा लग रहा है आंसर, लेकिन हम इसको ग्रामर के लिहाज से कहते हैं, अगरचे उसने प्लीज इस्तेमाल किया है। ग्रामर के लिहाज से देखें तो हम अपने फ्यूचर प्लान को बता रहे हैं कि जिस टाइम पर पूछा गया कि 5 o'clock, उस वक्त हम किस सूरत हाल में होंगे। तो अगर उस वक्त हम किसी ऐसे एक्शन में हैं जो एक्शन उस वक्त इन प्रोग्रेस होगा, तो उस एक्शन के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे यहां हमने यूज किया आई विल बी वॉचिंग। एक तो ये बात हो गई। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, फिर वही दोहरा रहा हूं, कि जब फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ आप टाइम को रेफर करने वाली क्लॉज लिख रहे हैं, तो उस क्लॉज को आपने प्रेजेंट टेंस में लिखना है, सिंपल प्रेजेंट में लिखना है। जैसे ये इंपेरेटिव है, प्लीज डू नॉट कम देन, तो डू नॉट कम इस वर्ब का टेंस क्या है, इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। लेकिन ये टाइम कौन सा रेफर कर रहा है, जो असल बात है, ये टाइम रेफर कर रहा है फ्यूचर का। और एहतियात ये है कि हमने इसको लिखना प्रेजेंट में ही है, जो क्लॉज टाइम को रेफर कर रही है और
वो उस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ है जो इंडिपेंडेंट क्लॉज फ्यूचर को रेफर कर रही है, वेदर वो फ्यूचर इंडेफिनिट है या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इसका नेक्स्ट यूजेज देखिए, जैसे हमने पहले अभी देखा है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उस सूरत में इस्तेमाल करते हैं जब फ्यूचर में कोई एक्शन इन प्रोग्रेस होने का हम बताना चाह रहे हैं। तो अभी इस पेज पे हमने एक वर्ब के लिए एग्जांपल ली है। अब आगे मैं सिर्फ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि हम एक सेंटेंस में सिर्फ एक एक्शन को पाबंद नहीं है कि रेफर करें कि फ्यूचर में ये वाला एक्शन अकेला ही इन प्रोग्रेस होगा। हम सेंटेंस एक से ज्यादा एक्शंस के लिए भी बना सकते हैं जिसमें एक ही सेंटेंस में फ्यूचर में एक से ज्यादा एक्शंस के इन प्रोग्रेस होने की बात बता सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दिस इवनिंग आई विल बी हैविंग डिनर एंड वॉचिंग अ मूवी। तो हमने किया क्या है, दो पैरेलल एक्शंस हैं, विल बी हैविंग डिनर एंड द अदर वन इज वॉचिंग अ मूवी। ये दोनों फ्यूचर में दिस इवनिंग इकट्ठे पैरेलल इन प्रोग्रेस होंगे। तो हम इस तरह की थॉट को भी एक ही सेंटेंस में प्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा एक्शंस पैरेलल इन प्रोग्रेस हों इन फ्यूचर। अब इसके अंदर जो मसला आता है इस सेंटेंस में वो एक थोड़ा सा डिफरेंट है, वो है एलिप्सिस। एलिप्सिस का मतलब होता है, ग्रामर हमें अलाउ करती है बाज जगह के ऊपर कि आप कुछ खास अल्फाज को स्किप कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं, आप उन्हें नहीं लिखते लेकिन वो अंडरस्टूड होते हैं। वही काम हमारा इस सेंटेंस में भी हुआ है। और वो काम क्या हुआ है, पहले आप देखिए कि आई विल बी हैविंग डिनर, तो हमने वर्ब और उससे पहले जो रिक्वायर्ड उसके ऑक्सिलरीज थे वो लिखे हुए हैं, यानी ऑक्सिलरीज प्लस मेन वर्ब लिखा है। जब हम दूसरी जगह पे गए हैं एंड के बाद, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखे हैं, ऑक्सिलरीज नहीं लिखे हैं, हमने सिर्फ वर्ब लिख दिया। तो इससे क्या हम समझें, आर इज एम आर इसके साथ समझें या वॉज वर समझें, तो ये बात कंफ्यूज नहीं करनी हमने, इसमें हमने क्लियर रहना है कि इन फैक्ट कि एक ही सेंटेंस में जब हम कह रहे हैं आई विल बी हैविंग डिनर और आगे वर्ब यूज कर रहे हैं उसी टाइम के लिए, यानी विल बी वॉचिंग, तो हम ये हेल्पिंग वर्ब को रिपीट नहीं करते और सिर्फ मेन वर्ब लिख देते हैं। हम हेल्पिंग वर्ब को रिपीट करने की बजाय ओमिट कर देते हैं। इन दिस वे हमारा सेंटेंस जो है वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। सो इस तरह से किसी लफ्ज को जो ग्रामर के अंदर लिखना जरूरी हो लेकिन ग्रामर खुद ही अलाउ कर दे, सेंटेंस की आप कह लें ब्यूटी को बढ़ाने के लिए, इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए, तो वो जो ग्रामर एक लाइसेंस दे देती है कि आप किसी लफ्ज को ओमिट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिप्सिस। तो हमने विल बी वॉचिंग अ मूवी की बजाय सिर्फ लिखा वॉचिंग अ मूवी, विल बी को ओमिट कर दिया, तो हमने यहाँ पे एलिप्सिस से काम लिया। अब नेक्स्ट यूजेज देखते हैं जी, वो ये है कि टू टॉक अबाउट एक्शन इन द फ्यूचर विच आर ऑलरेडी प्लान्ड। पहली बात यह है कि फ्यूचर में ऐसे एक्शंस जो इन प्रोग्रेस होंगे बट दे आर ऑलरेडी प्लान्ड, और विच आर एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ थिंग्स, या अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये काम हो रहा होगा। हमारी एक्सपेक्टेशन फ्यूचर में इन प्रोग्रेस एक्शन के लिए, या हमारा पहले से प्री प्लान्ड एक्शन कि फ्यूचर में हम ये काम कर रहे होंगे, इनके लिए भी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स हैव अ लुक एट द सेंटेंस, आई विल बी स्टेइंग हियर टिल संडे। तो ये टिल संडे क्या रेफर कर रहा है कि हम फ्यूचर के प्लान की बात कर रहे हैं। तो विल बी स्टेइंग, हमने टेंस कौन सा इस्तेमाल किया,
हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस हमारे फ्यूचर के लिए ऐसे प्लान्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होंगे। एक और एग्जांपल देखिए, ही विल बी मीटिंग अस नेक्स्ट वीक। तो ये भी एक फ्यूचर का प्लान है जो नेक्स्ट वीक में इन प्रोग्रेस होगा। उसके लिए भी हमने क्या इस्तेमाल किया? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया। फ्यूचर कंटिन्यूस का एक और एग्जांपल देखिए, द पोस्टमैन विल बी कमिंग सून। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में किसी एक्शन के रूनुमा होने के लिए। तो इन दैट केस हमने फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया। सो मजमूई तौर पर हमने यहाँ पर इस स्लाइड में देखा है कि फ्यूचर के लिए पहले से प्लान्ड एक्शन जो फ्यूचर में जारी होंगे, क्या होंगे? इन प्रोग्रेस होंगे, या जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में वो इन प्रोग्रेस होंगे एक्शंस, इन थॉट्स को एक्सप्रेस करने के लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट यूजेज देखिए, ये मजे का यूजेज है। ये ये सूरत हाल होती है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में कोई एक्शन इन प्रोग्रेस है, या ओ सॉरी इन प्रोग्रेस होगा, और जब वो एक्शन इन प्रोग्रेस होगा तो उसके दरमियान में एक और एक्शन इंटरप्ट कर देगा उसे। और वो इंटरप्शन जो है वो परमानेंट भी हो सकती है और टेम्परेरी भी हो सकती है। ठीक है। अब ये इंटरप्शन क्या, किस तरह से एक्सप्रेस की जाती है, और वो परमानेंट या टेम्परेरी कैसे हो सकती है? लेट्स हैव अ लुक एट एन एग्जांपल। ही विल बी रीडिंग। ओके, ये ही विल बी रीडिंग, ये तो हो गया फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस के फ्यूचर में एक एक्शन हम देख रहे हैं कि वो इन प्रोग्रेस होगा, उसको हमने एक्सप्रेस किया। ये दूसरी क्लॉज जो है ये इंटरप्शन है। ये दूसरी क्लॉज ये कह रही है व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव टुनाइट। तो पहली बात तो इसमें ये देखिए कि हम फ्यूचर के साथ जब टाइम की क्लॉज इस्तेमाल करते हैं तो टाइम वाली क्लॉज को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। ओके, ये बात ठीक हो गई। और वो सिंपल प्रेजेंट रेफर किसको करता है? वो टाइम रेफर करता है फ्यूचर का ही। दो बातें होगी। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये जो क्लॉज है टाइम वाली, ये पहले एक्शन के अंदर मेन क्लॉज जो है हमारी, जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में है उसमें इंटरप्ट कर रही है। आप ये देखिए, ही विल बी रीडिंग, इसको हम एक स्ट्रेट लाइन से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि फ्यूचर में ये ऑन गोइंग एक्शन है, वो पढ़ रहा होगा। अब इंटरप्शन क्या है? व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव, जब उसके दोस्त पहुंचेंगे। अच्छा, अब वो रीडिंग के प्रोसेस के अंदर होगा, उसके दरमियान में उसके दोस्त पहुंचेंगे, उनके दोस्तों का पहुंचना, दैट इज इंटरप्शन। अब इंटरप्शन क्लियर हो गई। तो हमने यहां तक तो ये बात समझ ली कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम फ्यूचर में किसी एक्शन के गोइंग ऑन होने के लिए या इन प्रोग्रेस होने के लिए एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन साथ उसके कोई एक्शन ऐसा जुड़ा हुआ होता है जो इंटरप्शन पैदा करता है इन प्रोग्रेस एक्शन के अंदर। ये दो बातें तो सीख ली। अब जो बात अभी हमने थोड़ी देर पहले की थी कि वो इंटरप्शन परमानेंट भी हो सकती है और वो टेम्परेरी भी हो सकती है। अब ये परमानेंट और टेम्परेरी का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हम ये देखते हैं कि व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव, उसके दोस्त जब पहुंचेंगे, उसके आने पर अगर उसका रीडिंग का प्रोसेस खत्म हो गया, तो हम ये कहेंगे कि उसके फ्रेंड्स का अराइवल जो है ये परमानेंट इंटरप्शन है। और अगर हम ये महसूस करते हैं या हम इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं कि उसके फ्रेंड्स पहुंचेंगे लेकिन उसका रीडिंग का प्रोसेस जो है वो इन प्रोग्रेस ही रहेगा, दरमियान में एक टेम्पररी इंटरप्शन है, दिस इज कॉल्ड टेम्पररी इंटरप्शन। सो
हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो फ्यूचर में इन प्रोग्रेस होगा, और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि दरमियान में कोई और एक्शन टेम्परेरी या परमानेंट उसको इंटरप्ट कर सकता है। तो इस थॉट को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं मेन और सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ। मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में होती है, और सबॉर्डिनेट क्लॉज, ये नोट कर लीजिए, जो एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है वो सिंपल प्रेजेंट में होगी। सो ये बात हमने सीखी। इसी की एक और एग्जांपल देखिए, I'll be waiting for you when your bus arrives। तो ये फ्यूचर में एक एक्शन के इन प्रोग्रेस होने को रेफर कर रहा है, I'll be waiting for you। और ये है इंटरप्शन, when your bus arrives, जब आपकी बस पहुंचेगी। ठीक हो गया। तो ये है फ्यूचर में इन प्रोग्रेस एक्शन और उसके दरमियान इंटरप्शन। इन दोनों थॉट्स को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है। नेक्स्ट यूजेज देखिए। नेक्स्ट यूजेज ये है कि अ स्पेसिफिक टाइम एज एन इंटरप्शन। बात, पहली बुनियादी बात वही है कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर में किसी एक्शन के इन प्रोग्रेस होने की, बट उसमें अब टाइम फंक्शन कर रहा है इंटरप्शन के तौर पर। तो इसके लिए एग्जांपल देखिए, एट मिडनाइट ही विल स्टिल बी राइटिंग हिज थीसिस। तो इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, यानी फ्यूचर में एक एक्शन जो इन प्रोग्रेस होगा वो है विल बी राइटिंग, और इसमें इंटरप्शन जो टाइम कर रहा है वो है एट मिडनाइट। सो हम इस तरह से भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं जनाब। वो ये है कि फ्यूचर की ऐसी सूरत हाल जो इन प्रोग्रेस होगी, बट वो है क्या, वो सूरत हाल वो कोई ऑफिशियल प्लान है या कोई अरेंजमेंट्स हैं, ऑफिशियल अरेंजमेंट्स हैं जो फ्यूचर में अकर होंगे और इन प्रोग्रेस रहेंगे। उनको एक्सप्रेस करने के लिए हम विल बी एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं यूज करते। उसके लिए हम यूज करते हैं बी टू प्लस बेस फॉर्म। यानी बी से मुराद ये है कि हम बी की जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं इज, एम, आर, वो इस्तेमाल करेंगे। देन हम उसके बाद टू इस्तेमाल करेंगे, और बेस फॉर्म का मतलब है कि हम इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ऑफिशियल प्लान्स और अरेंजमेंट्स जो हम फ्यूचर के लिए बात कर रहे हैं उसके लिए ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ। तो इसमें आप देखिए वर्ब हमारा प्रेजेंट में है, इज, और कंस्ट्रक्शन क्या है, बी प्लस टू प्लस बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अच्छा, ये टाइम जो बजाहिर बजाहिर सॉरी टाइम मैं कह रहा हूं, ये टेंस रेफर कर रहा है प्रेजेंट टाइम, प्रेजेंट को। ये टेंस है प्रेजेंट का, लेकिन ये टाइम क्या रेफर कर रहा है, ये फ्यूचर में फ्यूचर का टाइम रेफर कर रहा है। और स्टेट ऑफ एक्शन क्या रेफर कर रहा है, स्टेट ऑफ एक्शन ये रेफर कर रहा है कि वो इन प्रोग्रेस होगा, वो एक्शन इन प्रोग्रेस होगा एट दैट टाइम। तो इसका वैसे उर्दू में हम तर्जमा अगर करें तो वो क्या होगा कि प्राइम मिनिस्टर अगले महीने अमेरिका का विजिट करेंगे। अब उर्दू में भी हम इसे सिंपल फ्यूचर में ही बोलते हैं या लिखते हैं। तो फिर आपका एक एतराज होना चाहिए कि इसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर क्यों रखा हुआ है। उसकी वजह यह है कि हम अगर उर्दू में भी कहते हैं कि अमेरिका का विजिट करेंगे, तो वो टेंस हम उर्दू में भी इस्तेमाल कर लेते हैं सिंपल फ्यूचर, जो स्टेट ऑफ एक्शन ये शो करता है कि ये एक्शन इन प्रोग्रेस होगा। यानी इसमें दो तीन तरह के गोचे हैं। गोचा, डू यू अंडरस्टैंड दैट? गोचा मींस चक्कर है। पहला चक्कर क्या है कि हमने प्रेजेंट टाइम लिखा इज टू विजिट, तो सॉरी टेंस लिखा प्रेजेंट,
और वो प्रेजेंट टेंस टाइम कौन सा रेफर कर रहा है, वो फ्यूचर का टाइम रेफर कर रहा है। पहला गोचा इसके अंदर ये है। दूसरा गोचा इसके अंदर ये है कि वो फ्यूचर का टाइम तो चले मान लिया हमने बामरे मजबूरी के इज टू प्लस बेस फॉर्म ये फ्यूचर टाइम को रेफर करता है, टेंस बजाहिर चाहे ये प्रेजेंट का ही है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये फ्यूचर में एक्शन की स्टेट इन प्रोग्रेस रेफर करता है, कि वो एक्शन इन प्रोग्रेस होगा। ठीक हो गया। तो अगर हम इसका बड़ा ही लफ्जी तर्जमा करें सिर्फ इसलिए कि आपको बात समझ आ जाए, तो इसका तर्जमा ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर अगले महीने अमेरिका का विजिट कर रहे होंगे। तो आप देखिए, जब इसका लफ्जी तर्जमा किया है तो इससे हमें क्लियर हो गया कि ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन टाइम फ्यूचर का रेफर कर रहा है, और स्टेट ऑफ एक्शन क्या है कि वो इन प्रोग्रेस है। सो इस तरह की सूरत हाल के लिए हम बी प्लस टू प्लस बेस फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, द कॉन्फ्रेंस इज टू डिस्कस न्यूक्लियर टेस्ट्स, यानी कॉन्फ्रेंस न्यूक्लियर टेस्ट को डिस्कस करेगी। तो ये किसी एक पॉइंट पर नहीं है एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन क्या होगी, स्टेट ऑफ एक्शन ये होगी कि जिस टाइम के लिए भी हम रेफर कर रहे हैं फ्यूचर में, वहां पर ये एक्शन इन प्रोग्रेस होगा, उसकी स्टेट ऑफ एक्शन ये होगी। ये बात समझ लेने के बाद अब हम एक इंपॉर्टेंट नोट देख लेते हैं। वो ये कहता है कि बी टू इज यूज इन अ फॉर्मल स्टाइल। ये जो हमने अभी दोनों एग्जांपल्स देखी हैं ये फॉर्मल इंग्लिश है, एंड आई लव इट। मतलब बहुत खूबसूरत यूजेज है बी टू प्लस बेस फॉर्म। लेकिन होता क्या है, ऑफन इन न्यूज रिपोर्ट्स बी इज यूजुअली लेफ्ट आउट इन हेडलाइंस। के न्यूज रिपोर्ट्स में यही बात जब लिखी जाती है तो उसकी हेडलाइंस के अंदर क्या किया जाता है, बी टू, सॉरी, उसकी हेडलाइन में क्या किया जाता है, बी को ओमिट कर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका। अभी हम ये बात कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका, यानी हमने फॉर्म ऑफ बी इस्तेमाल की है। ये फॉर्मल इंग्लिश है, और ये है प्राइम मिनिस्टर टू विजिट अमेरिका, ये फॉर्मल बहरल नहीं है, ये न्यूज़पेपर की लैंग्वेज है। इसी वजह से मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि न्यूज़पेपर की लैंग्वेज पढ़ के उसको फॉलो करना अपनी लैंग्वेज का सत्यानाश करने वाली बात है। बल्कि ज्यादा क्रूड अल्फाज में अगर कहा जाए तो वो अपनी लैंग्वेज का सवा सत्यानाश करने वाली बात है, कि वो तो जर्नलिज्म के रूल्स के मुताबिक लैंग्वेज लिख रहे हैं, कि जर्नलिज्म जो कहती है। ठीक है जी, जर्नलिज्म कहती है कि आप बी को ओमिट कर दें, बी टू प्लस बेस फॉर्म में हेडलाइन के अंदर बी को ओमिट कर दें। अब हमने पढ़ा वही होता है, हम वही काम कर आते हैं, और रीडर एग्जामिनर फौरी तौर पर इंटरप्रेट कर लेता है कि ओके, ग्रामर ठीक तरह से नहीं पढ़ी, लैंग्वेज ठीक तरह से नहीं पढ़ी। दिस इज नॉट द नॉट ओनली द फॉल्ट ऑफ ग्रामर बट ऑल्सो ऑफ लैंग्वेज। तो एग्जामिनर क्योंकि प्रोफिशिएंट लैंग्वेज मांगता है, इसलिए हमने फॉर्मल ही लिखनी है, बी टू प्लस बेस फॉर्म। यानी इस बात को अगर हम लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, द प्राइम मिनिस्टर इज टू विजिट अमेरिका नेक्स्ट मंथ।